नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, बुलेटिन के प्रारंभ में आज फिर हम चर्चा करना चाहेंगे कोरोना से ही। और कोरोना का ग्राफ देश में तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और आज जो मामले आए 28,000 से ज़्यादा देश में कोरोना के नए संक्रमित लोगों का आंकड़ा सामने आया है दोस्तों, जो डराने वाला है। और महाराष्ट्र सहित तमिलनाडु, केरल, पंजाब और इन राज्यों में जो है आज भी कोरोना की स्थिति है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है कोरोना का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। और हम आपसे यही निवेदन करेंगे साफ संदेश की तरफ से कि अपना ख्याल स्वयं रखिएगा। और जो मास्क है, सैनिटाइजर है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इनका बराबर आप उपयोग करते रहिएगा तो आप बचे रहेंगे। और कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य निस्संदेह रूप से तेजी के साथ चल रहा है, इसमें कतई संदेह नहीं है। और भारत में 3 करोड़ 50 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य हो चुका है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और रोजाना 8-10 लाख लोगों को जो है वैक्सीन लगाई जा रही है, कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं दोस्तों। तो इसमें जो है हमारा फायदा है। और दोस्तों, इसमें तेजी भी जो नरेंद्र मोदी सरकार है उनके द्वारा लाई जा रही है, वो सराहनीय कदम है दोस्तों। तो अगर इसके अलावा हम चर्चा करें दोस्तों, तो वैक्सीनेशन का कार्य सबसे ज़्यादा किन वर्ग को, किन क्षेत्र में हुआ है दोस्तों। तो अगर हम हेल्थ वर्कर का जिक्र करें तो दोस्तों 1 करोड़ 19 लाख से अधिक हेल्थ वर्करों को कोरोना वैक्सीन के टीके लग चुके हैं। और फ्रंट लाइन वर्करों का जिक्र करें तो दोस्तों 90 लाख से अधिक ये संख्या हो चली है। ये भी हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। और इसके अलावा अगर 1 करोड़ से ऊपर क्रॉस करने वाले जो वर्ग है वो 60 प्लस से अधिक है दोस्तों। 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो कोरोना वैक्सीन लेने वाले लोगों की संख्या है वो 1 करोड़ से अधिक का आंकड़ा पार कर चुकी है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है दोस्तों। और 45 प्लस से अधिक के लोगों का जिक्र करें तो दोस्तों इनकी संख्या जो है 20 लाख के पास पहुंच गई है। और ये खुशी की बात है दोस्तों। और भारत के अंदर कुल जो एक्टिव मरीज है 1 करोड़ 14 लाख से पार हो चुके हैं। ये हमारे लिए चिंता की बात है दोस्तों। ठीक होने वालों की संख्या जरूर 1 करोड़ 10 लाख से अधिक है। और इसके अंदर रिकवरी रेट आज भी दोस्तों 96.64 बना हुआ है। वो विश्व में बहुत से देशों की बनिस्बत आज भी अच्छा कहा जा सकता है दोस्तों। और मौत का आंकड़ा भी 1,58,000 से अधिक पार हो चुका है। ये भी हमारे लिए चिंता की बात है दोस्तों। तो कहने का मतलब नए संक्रमण जो आए हैं 28,000 से ऊपर दोस्तों, ये डराने वाला आंकड़ा देश में निकल कर आया है। और 188 से अधिक लोगों की जो कल 24 घंटों में मौत हुई वो भी डराने वाला है दोस्तों। तो इस प्रकार से राजस्थान का हम अगर जिक्र करें दोस्तों, तो राजस्थान में ये आंकड़ा जो है वो 200 से ऊपर लगातार बना हुआ है। नए संक्रमित लोगों के आने का सिलसिला जो है जारी है। और रिकवरी रेट जो है अभी भी 98.27 राजस्थान का बना हुआ है, जो बहुत स्टेटों से कहीं अधिक है। और भारत के जो औसत रिकवरी रेट है उनसे भी 2% अधिक है। तो इस प्रकार से हम जो है संतोष कर सकते हैं कि राजस्थान में ये अभी रफ्तार नहीं पकड़ा है। लेकिन राजस्थान के कुछ जिलों में जो है स्थिति खतरनाक है दोस्तों। और उनमें राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा अच्छे प्रयास भी किए जा रहे हैं। और आज जो है नरेंद्र मोदी की एक कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक भी हुई दोस्तों। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ कॉन्फ्रेंस के रूप में ये बैठक हुई। और इसमें नरेंद्र मोदी ने सेंटर की तरफ से उनको जो है गाइडलाइन के बारे में बताया। और सख्ताई से, कड़ाई से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए स्टेटों को कहा गया दोस्तों। और जहां अगर ज़रूरी है तो राज्य अपने स्तर पर है वो वहाँ डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में 4 से अधिक कस्बों में जो है लॉकडाउन लगाया गया है दोस्तों। और पंजाब के भी 8 से अधिक जिलों में जो है नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और आज गुजरात में भी दोस्तों 4-5 कस्बों में, बड़े शहरों में, माफ़ कीजिएगा, महानगरों में, बड़े शहरों में जो है नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो इस प्रकार की स्थिति जो है कोरोना की अच्छी नहीं की जा सकती। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ध्यान रखने वाली बात है, दिल्ली में 425 से अधिक मामले दोस्तों 24 घंटे में निकल कर आए। और कर्नाटक में तो दोस्तों ये संख्या 1135 से अधिक रही। और पंजाब का अगर देखें तो 1500 के करीब ये आंकड़ा 24 घंटों में है दोस्तों, नए संक्रमित लोगों का आने का। और गुजरात में भी ये संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है दोस्तों। और मरने वालों की तादाद भी है जो पंजाब में 38 देखी गई दोस्तों, ये बहुत बड़ी संख्या है। और कहने का मतलब कोरोना का बचाव जो है
अपन खुद ही इसका बचाव करेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन दोनों डोज जो वैक्सीन की है लेने के 14 दिन बाद एंटीबॉडी शरीर में जो है डेवलप होती है दोस्तों। इससे पहले हमारा जो इलाज है, सुरक्षा है, वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही है, और इसका ख्याल आप निरंतर रखिएगा। तो दोस्तों इसके अलावा हम अगर चर्चा करना चाहें तो एक अधिसूचना जो है चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है उपचुनावों की दोस्तों, और इस उपचुनाव में राजस्थान के भी 3 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं, और इनका चुनाव जो है 17 अप्रैल को इनका चुनाव होगा, उपचुनाव, और 2 मई को जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उनके साथ ही मतगणना होगी, उनका परिणाम आएगा दोस्तों। राजस्थान में ये 3 वैसे तो 4 राजस्थान की विधानसभा सीटें खाली हुई हैं। अकस्मात जो है विधायकों की मौत के बाद में ये सीटें खाली हुई थी दोस्तों। सुजानगढ़ है, और सुजानगढ़ से जो है ये सीट खाली है, और सुजानगढ़ में चुनाव होने हैं। इसके बाद में दोस्तों एक सहाड़ा में ये चुनाव होने हैं, और इसके अलावा एक राजसमंद जिले के राजसमंद क्षेत्र की ये सीट खाली हुई है। वहाँ पर किरण महेश्वरी भाजपा की जो विधायक थी उनका देहांत हो गया था। उनकी बेटी दीप्ति को भाजपा वहाँ से टिकट देने जा रही है संभवतः। और सहाड़ा से भी दोस्तों कैलाश त्रिवेदी का देहांत हो गया था, और उनके भाई या उनके बेटे को कांग्रेस वहाँ से टिकट दे सकती है, इसकी संभावनाएं हैं दोस्तों। और सुजानगढ़ से भी दोस्तों जो भंवरलाल जी की मौत हुई थी, मास्टर भंवरलाल, उनके बेटे मनोज को कांग्रेस वहाँ से टिकट दे सकती है। तो इस प्रकार से जो है उपचुनाव है, उनके परिणाम 2 मई को आएंगे। तो ये हमने आपको अन्य समाचारों के रूप में बताया। और 12 राज्यों की जो है 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव यहाँ होंगे दोस्तों। इसकी जो चुनाव आयोग ने घोषणा की है, 12 राज्यों के 24 विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल हैं, जिसमें राजस्थान की 3 है, और एक उदयपुर की जो एक बल्लभ नगर की सीट थी दोस्तों, इसके चुनाव संभवतः बाद में होंगे। वहाँ भी जो है विधायक की मौत हो चुकी थी दोस्तों। तो इसके अलावा अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो भारत इंग्लैंड के T20 तीसरे मैच में इंग्लैंड ने 8 विकेट से भारत को हराया दोस्तों, और 2-1 से इस श्रृंखला में बढ़त बना ली है। 5 मैचों की ये T20 श्रृंखला है, जो गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेली जा रही है दोस्तों। तो इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो एनसीटी बिल का विरोध केजरीवाल ने किया दोस्तों, और केजरीवाल के साथ कांग्रेस ने जो है केजरीवाल का समर्थन दिया। जंतर मंतर के ऊपर दिल्ली के अंदर ये प्रदर्शन केजरीवाल सरकार द्वारा किया गया दोस्तों। और ये एनसीटी आखिर क्या है, क्यों केजरीवाल इसका जो है विरोध कर रहे हैं दोस्तों, इसके ऊपर अगर हम आपको बताना चाहें तो इस एनसीटी बिल में राज्यपाल जो होते हैं, दिल्ली के राज्यपाल जो है, उनके पावर बढ़ाने के प्रावधान है दोस्तों। और इससे केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, वो डरे हुए हैं कि कहीं राज्यपाल को जो है शक्तियाँ ज़्यादा मिल गई तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, उनका मुख्यमंत्री जो कार्यकाल है वो कहीं ना कहीं दब जाएगा। और ऐसी संभावनाओं को देखते हुए जो है केजरीवाल ने जमकर विरोध किया है जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के इस एनसीटी बिल का। तो इसके अलावा हम चर्चा करें दोस्तों, तो हम चर्चा करेंगे विधायक बलवान पूनिया की। कांग्रेस विधायक बलवान पूनिया ने विधानसभा के अंदर और जो एक ऐसा मुद्दा उठाया है कल दोस्तों, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। पूरे राजस्थान में जो है कामरेड बलवान पूनिया का नाम गूंजा है, और वो जो इस बलवान पूनिया ने जो मांग उठाई दोस्तों, अनेकों समस्याओं के ऊपर बलवान पूनिया वैसे तो किसानों की समस्याओं पर भी बोले हैं, और किसानों का जो जिस प्रकार से किसान नेता राकेश टिकैत है वो विधानसभा वहाँ पश्चिम बंगाल और असम आदि के चुनाव में जिस प्रकार से जाकर वहाँ जो सभाएं की है, किसान महापंचायतें की है और भाजपा के खिलाफ की है, उस प्रकार से उनको जो है एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता दोस्तों। किसानों का ये काम नहीं है कि किसी एक पार्टी का जो है विरोध करे। बेशक जो नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 कानून कृषि क्षेत्र में लाए थे वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में ही बताए जा रहे हैं, और भाजपा के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, यहाँ देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने बार बार इसके बारे में जो है किसानों को समझाया है कि ये बिल किसी भी सूरत में जो है सरकार के खिलाफ नहीं है, और बार बार जो है यहाँ
अमित शाह ने भी समझाया है, सरकार के अनेक लोगों ने समझाया है, कृषि राज्य मंत्री है उन्होंने भी समझाया है दोस्तों। तो और किसानों और सरकार के बीच में बहुत दौर की वार्ताएं भी हो चुकी है दोस्तों। कुछ क्षेत्रों में उनकी जो है सहमति भी बनी थी कुछ पॉइंटों के ऊपर, लेकिन सभी पॉइंटों पर सहमति नहीं बन पा रही थी। धीरे धीरे जो है किसानों को ये चीज़ें समझ में आ रही है और किसानों का जो आंदोलन है वो कमज़ोर भी पड़ा है दोस्तों। और यही कारण है कि राकेश टिकैत जो है इसको कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहते और बहुत सी ताकतें जो है राकेश टिकैत के साथ है दोस्तों। और इसी के चलते जो भाजपा का विरोध करने के लिए ये पश्चिम बंगाल तक पहुँचे हैं, वहाँ पर पंचायतें भी की हैं और एक दो उनकी पंचायतें जो है सबके चुनाव में उन्होंने तमिलनाडु आदि के चुनाव में भी होने जा रही है। तो इसलिए जो है किसानों की समस्याओं को इस देश के अंदर आज की परिस्थिति में जो है विशुद्ध रूप से नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि उनके अंदर ऐसे कारक सम्मिलित हो चुके हैं। तो ये जो आंदोलन है दोस्तों विशुद्ध रूप से किसान आंदोलन कतई नहीं रहा है। तो इसलिए हम इसको छोड़कर बलवान पूनिया की जो दूसरी मांग थी विधानसभा के अंदर उठाई गई दोस्तों, वो थी राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर। और उसका सभी जिलों से सभी कस्बों से जो है बलवान पूनिया की प्रशंसा के समाचार आए हैं दोस्तों। और बादरा क्षेत्र में भी इसकी प्रशंसा की गई। बलवान पूनिया ने पुरजोर तरीके से राजस्थानी भाषा को जो है मान्यता दिलाने के लिए राजस्थानी भाषा का जो एक मजबूत पक्ष है दोस्तों वो जमकर और पूरी मजबूती के साथ विधानसभा में रखा। इसके लिए हम साफ संदेश की तरफ से विधायक बलवान पूनिया को साधुवाद देना चाहेंगे दोस्तों। तो इसके अलावा बादरा क्षेत्र की हम समीक्षा आज के इस बुलेटिन में इतनी ही करेंगे और शेष जो चर्चाएं हैं हम समाचारों की वो कल आपके सामने रखेंगे दोस्तों। तो आज जिस प्रकार से हमने न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आपको समाचार बताए उसके आसपास की जो अन्य कस्बों की ओर की खबरें हैं वो कल आपके सामने रखेंगे दोस्तों। ठीक 7 बजे कल आपके सामने हाजिर होंगे नए समाचार लेकर, नए बुलेटिन लेकर और नई समस्याओं को लेकर और नई समीक्षा लेकर। तो दोस्तों तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।